नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की ये सीरीज चल रही है, उसका ये चौथा लेक्चर होगा। इस जीके सीरीज को आप देखिए। जो आपकी आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें ये ज़रूर क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि हमने वही प्रश्न लिए हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। और क्वेश्चन को जब हम आपको बताएंगे ये क्वेश्चन है, तो उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे ना, वो भी आपसे डिस्कस किए जाएंगे, ताकि जो और भी प्रश्न बन सकते हैं उन्हें भी आप टैकल कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है एक सुनहरा अवसर, अनअकैडमी एसएससी चैंपियंस लीग फिनाले के द्वारा, जिसमें आप मॉक टेस्ट से अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और इसके अलावा अपनी ऑल इंडिया रैंक जान सकते हैं, और साथ ही अमेज़न वाउचर भी जीतने का मौका पा सकते हैं। इसमें करना आपको कुछ नहीं है। 30 अक्टूबर 2020 को सुबह 10:30 बजे ये मॉक टेस्ट होगा, जिसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे इनरोल कर सकते हैं। अगर आपने इनरोल कर लिया तो सुबह 10:30 बजे आप इस टेस्ट को दीजिए। उसके बाद आपकी रैंक आएगी। अगर आपकी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ रैंक आएगी तो आपको कंपलसरी कुछ ना कुछ अमेज़न वाउचर मिलेंगे। वो क्या मिलेंगे मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। फ़िलहाल आप ये जानिए कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो जो आपसे 30 अक्टूबर 2020 को जो टेस्ट लिए जाएगा उसका पैटर्न क्या है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और समय आपको 1 घंटे का मिलेगा। और इसमें जो सिलेबस है वो रीजनिंग होगा, और जीए का होगा, जनरल अवेयरनेस का, और क्वांट का है, और इंग्लिश का है। और इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जैसा कि एसएससी एग्ज़ाम में होती है। ठीक है। अगर आपकी रैंक फर्स्ट रैंक आती है तो आपको 10,000 का अमेज़न वाउचर मिलेगा। अगर आपकी रैंक सेकंड और थर्ड आती है तो 5,000 का आपको अमेज़न वाउचर मिलेगा। अगर आपकी रैंक फोर्थ और फिफ्थ आती है तो आपको 2,000 का अमेज़न वाउचर मिलेगा। अब इसके लिए अगर आपको इनरोल करना है तो इनरोल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर जो लिंक आपको दिया है ना उसे क्लिक करेंगे तो जो वेब ब्राउज़र में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार का खुलेगा। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। और ये इनरोल का बटन है, इनरोल का बटन दबाकर आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, वो है कि निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें एक तरफ तो वाटरफॉल का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ नदियों का नाम दिया गया है। तो आपको ये चुनना है कि कौन सा वाटरफॉल उस जो नदी का नाम दिया गया उस नदी पर उपस्थित नहीं है। तो जो वाटरफॉल हैं, जैसे हुंडरू वाटरफॉल है, जोन्हा वाटरफॉल है, जोगफाल जो ये वाटरफॉल है, और लोध वाटरफॉल है, ये किन किन नदियों के कारण बने हैं, अगर ये आपको मालूम है तो आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। तो सही जवाब जो है वो बताइए इसका। इन चारों विकल्पों में से जो सही जवाब है इसका वो ऑप्शन डी है। ठीक है। लोध जो वाटरफॉल है ये बाकर नदी पर नहीं है, ये बूढ़न नदी पर है। ठीक है, या बूढ़ा नदी भी कहा जाता है, बूढ़ा नदी पर है। इस लोध जलप्रपात अर्थात इस लोध वाटरफॉल को बूढ़ा घाटी जलप्रपात भी कहा जाता है। ये झारखंड के लातेहार जिला में है। जबकि जो हुंडरू है ये स्वर्ण नदी, स्वर्ण रेखा जो नदी है उसी के कारण बनता है ये। और ये जो हुंडरू वाटरफॉल है झारखंड में है। जोन्हा जो वाटरफॉल है ये रारू नदी के कारण ही बनता है, ये जो झारखंड में है। जबकि जोग फाल बहुत महत्वपूर्ण है, ये शरावती नदी के कारण ही बनता है, लेकिन ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने दीन-ए इलाही जो धर्म चलाया था वो किस वर्ष में प्रारंभ किया था। या ये भी प्रश्न इसको घुमा फिरा के बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि दीन-ए इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया था। तो फिलहाल इसका जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं कि अकबर ने दीन-ए इलाही जो धर्म चलाया था वो किस वर्ष में प्रारंभ किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 1582 ईस्वी में। ठीक है, 1582 ईस्वी में
अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिए कि जो बीरबल था वो एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत बेहतरीन प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो अंडमान निकोबार आइलैंड है आपका बंगाल की खाड़ी में, उस आइलैंड पे सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? इन चारों विकल्पों में से सही जवाब आपको चुनना है। तो जो सही जवाब है वो माउंट सैंडल है। ठीक है, माउंट सैंडल जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये कहाँ पर है? अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह का जो अंडमान वाला हिस्सा है और अंडमान के उत्तरी हिस्से में है ये। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसकी ऊंचाई जो लगभग है 732 मीटर है। ठीक है, ये जो सैडल पीक, जो माउंट सैडल पीक है, ये जो सबसे ऊंची चोटी है, ये नेशनल पार्क द्वारा घिरी हुई है। और जो ये सैडल चोटी है ना, जो माउंट सैडल चोटी है, इसके ढलानों से ही एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का क्या नाम है? कल्पोंग नदी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? चारों विकल्पों में से राइट आंसर बताइए अगर आपको मालूम है। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ाया गया था हमने बता दिया था आपको। तो इसका जो सही जवाब है वो केसरी है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से केसरी नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था और ये मराठी भाषा में था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1881 में हुई थी। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मिट्टियों के नाम दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयोग में लाई जाती है? इन चारों विकल्पों में से जो राइट आंसर है वो बताइए। तो इसका राइट आंसर है अम्लीय। अम्लीय मिट्टी का प्रयोग जो है चाय की खेती के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल जो रंगपुर है वो किस राज्य में है? हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ाई थी प्राचीन भारत में, रंगपुर का नाम आया था। तो रंगपुर जो स्थल है वो किस राज्य में है? चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है गुजरात में। ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में है ये। और किस नदी के किनारे है, किस नदी के समीप है? मादर नदी के समीप है, जिसे सुख भादर नदी भी कहा जाता है। इसकी खुदाई अगर बोला जाए तो 1953-54 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खुदाई हुई थी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। जो रंगपुरी स्थल है ये एक पठारी एवं असमतल भूमि है जहाँ से कच्ची ईंटों से निर्मित एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं तथा पक्की ईंटों के प्रयोग एवं धान की भूसी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मों के लिए निम्न में से कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? जो धूप के चश्मे हम पहनते हैं उसमें जो कांच लगा होता है वो कौन सा कांच होता है? किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको चुनना है। तो इसका जो सही जवाब है ना वो क्रूक्स कांच है। क्रूक्स कांच या क्राउन कांच का भी प्रयोग किया जाता है। धूप के चश्मों में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूक्स कांच या क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। जो क्रूक्स कांच होता है इसमें सीरिया ऑक्साइड नामक पदार्थ होता है। क्रूक्स कांच में सीरिया ऑक्साइड नामक पदार्थ होता है, CeO2 होता है, जो सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उसको ये अवशोषित कर लेता है और आंखों तक नहीं पहुंचने देता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैंडे के लिए प्रसिद्ध जो अभयारण्य है वो कौन सा है और किस राज्य में स्थित है? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन ज्योग्राफी का जो नेशनल पार्क वाला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ाया आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार प्रश्न ये वाला पूछा गया है। गैंडे के लिए कौन सा जो अभयारण्य वो प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ना काजीरंगा। काजीरंगा जो अभयारण्य या नेशनल पार्क है जो कि असम में उपस्थित है वो है, नोट कर लीजिएगा। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है।
ये भारत में एक सींग वाले गैंडे का एकमात्र प्राकृतिक वास स्थल भी है, ये भी याद रखिए आप। ठीक है। और विश्व का जो 2/3 एक सींगी वाला जो गैंडा है यहीं पाया जाता है। पूरे विश्व का 2/3 एक सींगी वाला गैंडा यहीं पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। इसे जो है इस नेशनल पार्क को 2015 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। और यूनेस्को का नाम आ गया तो यूनेस्को की फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? ये चारों विकल्पों में से राइट आंसर बताइए। इंडियन ज्योग्राफी आपको बेहतरीन मैप की सहायता से पढ़ाया गया है, तो उसमें जो नदियों वाला सिस्टम हमने पढ़ाया था तो उसमें ये सांगपो नदी का नाम आया था। तो किस नदी को कहा जाता है? बहुत ही फेमस नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि तिब्बत से आती है। नहीं, जिसे तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सी फसल जो है वो खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है। तो चारों विकल्पों में से जो राइट आंसर आपका है वो गेहूँ। ठीक है। खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? चावल खरीफ की फसल में आती है, गन्ना आती है, कपास आती है, ज्वार आती है, बाजरा आती है, मक्का आती है। ये जो फसलें हैं ना खरीफ फसलों में आती है। जबकि रबी की फसलों में गेहूँ, चना, जौ, सरसों, अलसी ये सब फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। ये है हवा महल, ये हवा महल है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिए राजा सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। ठीक है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है वहीं पे स्थित है ये। 1798 में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। इसके जो आर्किटेक्ट थे वो लालचंद उस्ताद थे, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? 16 महाजनपद प्राचीन काल के इतिहास में हमने आपको ये भी पढ़ाया है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इन्हीं 16 महाजनपदों में एक महाजनपद मगध था जो बहुत ही शक्तिशाली था, उसको भी डिटेल में पढ़ाया हमने। तो 16 महाजनपदों के बारे में जो हमें पढ़ना होता है उसका स्रोत क्या है, अर्थात 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली है? तो मुख्य तौर पर जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ से हमें मिली है। तो कौन से जैन ग्रंथ कौन से बौद्ध ग्रंथ से मिली है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो बौद्ध ग्रंथ का नाम अंगुत्तर निकाय है, जबकि जैन ग्रंथ का जो नाम है वो भगवती सूत्र है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथ क्या है? चौथ क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आया था जब मराठा साम्राज्य के बारे में आप पढ़ रहे होंगे। तो चौथ जो है ना वो जो महाराजा शिवाजी थे, महाराजा जो शिवाजी हैं, छत्रपति महाराज शिवाजी जो है ना वो पड़ोसी राज्यों पर एक तरीके से टैक्स लगाया करते थे, टैक्स लिया करते थे। पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के द्वारा लगाया गया भूमि कर है ये चौथ। ठीक है। नाम से पता लग रहा है 1/4, नाम से पता लग रहा है 1/4 जितना भी मतलब भूमि से उगता था उसका 1/4 लिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। इसका जवाब तो आप सब दे पाएंगे क्योंकि मैंने पिक्चर लगा दी है। तो स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर है। क्या है? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1897 ईस्वी में की गई थी और स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। और स्वामी विवेकानंद जी का जो वास्तविक नाम है वो नरेंद्र नाथ दत्त था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और इनका जो जन्म दिवस होता है 12 जनवरी को ना, उसी दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में वायु का जो बुलबुला होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है? जल के अंदर कोई वायु का बुलबुला है। ठीक है, जल
के अंदर कोई वायु का बुलबुला गोल सा है, वो किसकी भांति व्यवहार करता है। फिजिक्स में ये क्वेश्चन आया है, फिजिक्स में हमने पढ़ाया भी हुआ है आपको, क्रैश कोर्स फिजिक्स का पढ़ा हुआ, तो आप बता पाएंगे इसका राइट आंसर। तो वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। हर जगह पानी है, बीच में एक जो है गैस का गोला है, हवा का गोला है, हर जगह पानी है, तो किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, अवतल लेंस की भांति वो व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है कि 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था और वो उर्दू भाषा में था। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो वंदे मातरम है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वंदे मातरम। इसके अलावा ये भी याद रखिए कि 7 वर्षों के बाद लगभग 10 मई 1927 को किसी विषय पर विवाद होने के कारण इस समाचार पत्र को पुलिस के द्वारा ज़बरदस्ती बंद कर दिया गया था। ठीक है, और बाद में लाहौर से ही लाला लाजपत राय ने द पीपुल नामक साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र का भी संपादन किया। और लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी भी कहा जाता है, ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है। ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 मीडियम ऐसे हैं। ये पूछा गया है कि किस मीडियम से ध्वनि जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है। तो चारों विकल्पों में से राइट आंसर आप बता पाएंगे। फिजिक्स का है, बहुत आसान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा। निर्वात के अंदर जो ध्वनि है वो ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में मीडियम की आवश्यकता होती है, अर्थात माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम नहीं होगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगी। और ध्वनि की जो चाल होती है ना, वो ठोसों में सबसे अधिक होती है, द्रव में उससे कम होती है, और गैस में सबसे कम होती है। तो इसी कारण से जैसे आप बोलेंगे हवा में, तो कोई व्यक्ति ज़्यादा ज़्यादा कितना दूर तक सुन पाएगा, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर जोर से बोलेंगे अगर कोई नहीं आसपास, ज़्यादा अनुमान लगाया जा रहा। जबकि कोई ट्रेन आ रही है ना, वो कई किलोमीटर अगर दूर है, तो आप पटरी पर कान लगाएंगे तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई दे जाएगी, आपको पता लग जाएगा ट्रेन आने वाली है। ये किस कारण से है, क्योंकि जो ठोस है, जो पटरियाँ हैं ठोस है ना, धातु है, तो वहाँ पर जो उसकी जो ध्वनि होगी वो बहुत ही तीव्र होगी, इसी कारण से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अभी 4 लेक्चर स्क्रीन पर देखिए, इम्पोर्टेंट है, तो ये देख लीजिएगा, आपके काम आएंगे। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।